सर सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी बच्चों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 10वां जो हम लोगों का चल रहा है अंदाज पत्र के अंतर्गत हमने अंदाज पत्र का अर्थ टिप्पणी के तौर पर देखा था। उसके अंतर्गत अंदाज पत्र में कौन कौन सी जानकारी का समावेश होता है उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो उद्देश्य थे उद्देश्य के बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो 2 प्रकार पड़ते हैं संतुलित अंदाज पत्र और असंतुलित अंदाज पत्र उसके बारे में भी हमने उसकी संतुलित अंदाज पत्र की लाभ हानि असंतुलित अंदाज पत्र के 2 विभाग जिसमें लाभ का और बचत का अंदाज पत्र उसकी मतलब लाभ हानि भी हमने देखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो खाते हैं वो खातों के बारे में भी हमने मतलब देख लिया था कि अंदाज पत्र के जो खाते हैं उसमें आय खाता और खर्च खाता उसके अंतर्गत पूंजी खाता और महसूली खाता के अंतर्गत की जानकारी भी हमने देखी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत के विभिन्न स्तर के सरकारों के द्वारा जो अंदाज पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें हमने केंद्र सरकार का अंदाज पत्र देखा था और केंद्र सरकार के अंदाज पत्र का उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखा था कि भाई केंद्र सरकार के जो अंदाज पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आय और कौन कौन से खर्च का समावेश होता है। उसके बाद केंद्र सरकार के महसूली खाते के बाद केंद्र सरकार का पूंजी खाता भी हमने देखा था जिसमें भी 2 खाते आय और खर्च उसमें भी कौन कौन सी आय का समावेश होता है और कौन कौन से खर्च का समावेश होता है वो भी हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद विकास लक्ष्य और गैर विकास लक्ष्य आय या खर्च किसको कहते हैं जिससे राष्ट्र की प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ हो तो विकास लक्ष्य और जो योजना में समाविष्ट नहीं हो गैर विकास लक्ष्य कहा जाता है। अब हम आगे का जो मुद्दा देखने जा रहे हैं वो राज्य सरकार के अंदाज पत्र का ख्याल है। भारत में राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की तुलना में कम उत्पादक कर है, मतलब केंद्र की तुलना में राज्य के पास अधिकार कम होते हैं लेकिन जवाबदारी ज़्यादा होती है। और इस अंदाज पत्र का जो प्रमाण है वो इस प्रकार है। उसमें भी राज्य सरकार का महसूली खाता, महसूली में 2 खाते, एक आय और दूसरा खर्च अर्थात जमा और उधार। जमा के अंतर्गत की बात करूँ तो कौन कौन सी आय जमा होती है तो क्या केंद्रीय करों में से प्राप्त आय हिस्सा मतलब वित्त आयोग की जो सिफारिश हुई है उनसे जो उनको लाभ होता है वो लाभ का समावेश आय खाते में किया जाएगा। और राज्य सरकार की जो कर लेती है राज्य सरकार वो तमाम आय कौन कौन सी कृषि का कर जो वर्तमान में हटा दिया है। पहले कृषि पर कर लिया जाता था लेकिन वर्तमान में 2014 के बाद मतलब वो कर लिया नहीं जाता। 2 जमीन महसूल, स्टैंप ड्यूटी, राज्य की आबकारी जकात या चुंगी भी लगभग मोस्ट ऑफ बंद हो गई है।
विक्रय पर लिया जाने वाला कर, परिवहन का कर, बिजली पर लिया विद्युत कर, मनोरंजन कर या अन्य कर। वापस एक बार, राज्य के कर कौन कौन से, तो कि कृषि का कर जो अब नहीं लिया जाता, जमीन महसूल, स्टैम्प ड्यूटी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी मतलब आप जो अलग अलग प्रकार के दस्तावेज वगैरह तैयार करते हैं उसके ऊपर जो स्टैम्प लगता है उसके ऊपर भी मतलब सरकार कर लेती है। राज्य सरकार की आबकारी जकात या चुंगी, विक्रय कर, परिवहन कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर और अन्य कर। और तीसरी जो आय है वो है अन्य आय। अन्य आय में खासकर अनुदान है, किसी के द्वारा मिलने वाली भेंट है, किसी के द्वारा कोई दान मिला है, तो उसकी गणना इसके अंतर्गत होती है। खर्च के अंतर्गत दो प्रकार का खर्च, विकास लक्षी और गैर विकास लक्षी। विकास लक्षी के अंतर्गत सामाजिक सेवा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पानी, पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि पर सरकार जो खर्च करती है वो खर्च महसूली खाते के विकास लक्ष्य के अंतर्गत खर्च में लिखा जाता है। आर्थिक सेवाएं जैसे कि कृषि है, ग्रामीण विकास है, सिंचाई है, उद्योग है, परिवहन है, दूरसंचार है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है इत्यादि पर जो सरकार खर्च करती है वो तमाम खर्च भी राज्य सरकार के महसूली खाते के खर्च खाते जमा लिखे जाते हैं। उसके बाद बिन विकास लक्ष्य के अंतर्गत सामान्य सेवाएं जैसे कि प्रशासनिक सेवाएं मतलब पेंशन है, निवृत्ति का लाभ देना है, कोई मौद्रिक सेवाएं देनी है तो वो सब लिखी जाएगी महसूली खाते के खर्च खाते के अंतर्गत बिन विकास लक्ष्य में। और अन्य के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान। कौन कौन सी स्थानीय संस्था, तो कि ये जो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत वगैरह। उसी क्रम के अंतर्गत राज्य सरकार का जो पूंजी खाता है, पूंजी खाते के अंतर्गत भी दो खाता, आय और खर्च। आय के अंतर्गत कौन कौन से आए, तो कि सार्वजनिक ऋण, उसमें 3, एक राज्य सरकार का आंतरिक कर्जा, मतलब राज्य सरकार जो कर्जा लेती है तो पैसा तो सरकार के पास आएगा इसलिए जमा में। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला प्राप्त ऋण या पेशगी, प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार जो लाभ वगैरह देती है वो सब, तो ये सरकार के पास पैसा आएगा इसलिए उसको आय खाते में लिखा जाता है। अन्य सरकारों को दिया जाने वाला कर्जा की पेशगी की वसूली, मतलब पहले उधार दिया था तो वो खर्च में लिखा था लेकिन अब वो पैसा वापस आ गया तो राज्य सरकार के पूंजी खाते के जमा खाते में लिखा जाता है। और अन्य में खासकर इन्वेस्टमेंट के द्वारा या निवेशीकरण के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है, मतलब कोई लोग निवेश करते हैं और पैसा प्राप्त होता है वो महसूल पूंजी खाते के आय खाते में लिखा जाता है। इसी प्रकार खर्च पूंजी खाते का 2 विकास लक्ष्य, उसमें सामाजिक सेवा पर होने वाला खर्च और आर्थिक सेवाओं पर होने वाला खर्च। और बिन विकास लक्ष्य के अंतर्गत सामान्य सेवाओं पर होने वाला पूंजी खर्च, सार्वजनिक ऋण का भुगतान या अन्य के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को दिया जाने वाला कर्जा या खर्च के रूप में उसको पहचाना जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार भी अपना छोटा तो छोटा पर इस प्रकार का बजट तैयार करती है और इस बजट के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो ऋण है, कर है, जो मतलब आपको इतना याद रखना है कि जब पैसा गया तो खर्च में लिखना है और जब पैसा आए तो आय के अंतर्गत लिखना है। 2 खाते लिखने, पूंजी खाते और महसूली खाता, उसमें भी 2 प्रकार, आय और जमा। अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।